हम उथल पुथल से भरे एक ब्रह्मांड में रहते हैं। ये ब्रह्मांड हमें लगातार मारना चाहता है। ग्रह आपस में टकराते हैं। पृथ्वी की पूरी सतह तरल हो चुकी थी। ये किसी नर्क जैसा मंजर था। ब्लैक होल्स नजर ना आने वाली डेथ रे छोड़ते हैं। इसे तो महाविनाश से भी बड़ा महाविनाश कह सकते हैं। एस्टेरॉयड बिना चेतावनी के हमला कर देते हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि अगले 10 मिनट में ऐसा हो सकता है। ब्रह्मांड से आने वाले ये हत्यारे कई बार हमले कर चुके हैं। इन्होंने ढेरों प्रजातियों का सफाया किया है और पृथ्वी के जीवन को खात्मे के कगार तक पहुंचा दिया है। यह पहले भी हो चुका है और दोबारा भी होगा। अगला नंबर हमारा हो सकता है। भविष्य में भी हादसे होंगे और उनमें से एक हमें तबाह कर देगा। विज्ञान शो पेश करता है हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। ये न ज्यादा गर्म है और न ज्यादा ठंडा। पानी के साथ ऑक्सीजन है। हमारा ये शांत और भरपूर ग्रह हमें पालता और हमारी रक्षा करता है। लेकिन ये शांति हमेशा कायम नहीं रहेगी। हमारे चारों तरफ खतरे हैं और आगे मौजूद है मुसीबत। अगर हम अपने चारों तरफ नजर डालें तो हमें लगेगा कि ब्रह्मांड बड़ी सौम्य जगह है। यहाँ हल्की हवाएं चलती हैं, शानदार मौसम है, लेकिन ब्रह्मांड उथल पुथल वाली जगह है। ये काफी उग्र है। ये ब्रह्मांड एक खुशगवार और सुरक्षित जगह नहीं है। यहाँ होती है उल्काओं की टक्करें, सोलर फ्लेयर, सुपरनोवा, ब्लैक होल और आपस में टकराती गैलेक्सी, और ये सब बेहद ही खतरनाक और उग्र घटनाएं हैं। और इनके बीच मौजूद है पृथ्वी। हमारे ग्रह के 4.5 अरब साल के अस्तित्व के दौरान इन उग्र घटनाओं की वजह से ऐसी तबाही मची कि लाखों प्रजातियां खत्म हो गईं, समूची नस्लें विलुप्त हो गईं। पृथ्वी पर टक्कर और अन्य जियोलॉजिकल प्राकृतिक प्रक्रियाओं की वजह से समूची नस्लें खत्म हो गईं और आज यहाँ पेड़ पौधों और जीवों की जितनी प्रजातियां हैं उनसे ज्यादा का इन टक्करों के कारण सफाया हो चुका है। पूरी प्रजाति विलुप्त हो जाती है। ऐसा समय समय पर होता रहता है और ऐसी घटना हुए काफी समय हो चुका है। ये पहले भी हुआ था और दोबारा भी होगा। समय गुजरता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ अगला सामूहिक विलोपन एक कदम और करीब पहुंच जाता है और हर नई खोज के साथ ब्रह्मांड थोड़ा और डरावना हो जाता है। नवंबर सन 2012 एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नए ग्रह की खोज की। ये पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर था। ये जुपिटर से कम 4 गुना ज्यादा बड़ा था और ये बेकाबू हो गया है। पृथ्वी और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरी चीजों के विपरीत ये ग्रह किसी सितारे का चक्कर नहीं लगाता। ये तो स्पेस में भटक गया है। जब मैं बचपन में साइंस फिक्शन मूवीज देखता था तो कभी कभार उनमें कोई अकेला भटकता ग्रह दिख जाता था जो बिना किसी सितारे के स्पेस में घूमता था, और मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती थी। लेकिन फिर पता चला कि ये वाकई हो सकता है। जब ग्रह बनते हैं तो ग्रेविटी की वजह से वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, और ये भी मुमकिन है कि जब हमारा सोलर सिस्टम बना हो तो ग्रहों को इंटरस्टेलर स्पेस में निकाल दिया गया हो। हमारी आकाशगंगा में 200 अरब तक भटकते तारे हो सकते हैं, यानी इनकी तादाद आसमान में मौजूद सितारों जितनी ही है। और हो सकता है इनमें से कोई एक हमारी तरफ बढ़ रहा हो। किसी और ग्रह के साथ हमारी पृथ्वी की टक्कर दूर की कौड़ी हो सकती है, पर क्या यह वाकई हो सकता है? सच तो यह है कि ऐसा पहले हो चुका है। हमारे एस्ट्रोनॉमर्स को कई सुराग मिले हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि सोलर सिस्टम में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए। अगर आप हमारे ग्रहों को देखें तो आज उनकी गैर मौजूदगी में हमारा सोलर सिस्टम मौजूद ना होता। मिसाल के लिए मरकरी ग्रह लोहे से बना तोप के एक छोटे गोले जैसा लगता है। इससे हमें पता चलता है कि शायद मर्क्यूरी के साथ एक जबरदस्त टक्कर हुई जिसकी वजह से इसका ज्यादातर बाहरी चट्टानी हिस्सा और क्रस्ट इससे अलग हो गया। वीनस का घूमना एक बड़ी अजीब बात है। ये बहुत धीमी रफ्तार से घूमता है। ये बाकी ग्रहों के मुकाबले उल्टी दिशा में घूमता है।
हमें लगता है कि ऐसा तभी हो सकता था अगर कोई चीज वीनस से इतनी तेजी से टकराई हो कि इसका घूमना बंद हो गया हो और यह उल्टी दिशा में घूमने लगा। ये कभी कभी सूर्य की परिक्रमा किसी बैरल की तरह करता है। इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव सूर्य की दिशा में होते हैं। किसी चीज ने इस प्लेनेटरी सिस्टम को लगभग तबाह ही कर दिया था। ग्रहों से चीजें टकराती रही हैं और पृथ्वी भी कोई अपवाद नहीं है। 4.5 अरब साल पहले एक युवा ग्रह पृथ्वी की कक्षा की तरफ आया। हमारी पृथ्वी यहां पर थी और मार्स के आकार का एक ग्रह आया और हमारी पृथ्वी से टकरा गया जोर से। इन दोनों की टक्कर 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हुई, किसी गोली से भी 12 गुना ज्यादा रफ्तार पर। इस टक्कर से छोटा वाला ग्रह तबाह हो गया। पृथ्वी बच तो गई मगर बस बाल बाल। इस टक्कर की कल्पना करना मुश्किल है। दो ग्रह आपस में टकराते हैं और इस टक्कर से पिघलकर एक हो जाते हैं। इतनी जबरदस्त टक्कर के बाद पृथ्वी की पूरी सतह ने तरल रूप ले लिया। जरा एक सक्रिय ज्वालामुखी की तली की कल्पना कीजिए। इसमें ठोस चट्टानों वाले द्वीप हों और हर तरफ से लावा निकल रहा हो। हमारे ग्रह की पूरी सतह ऐसे ही दिखती होगी। पृथ्वी पर कुछ समय के लिए पिघली हुई चट्टानों वाला वायुमंडल रहा होगा। यह दिखने में किसी नर्क जैसा लगता होगा। 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकला मलबा पिघली हुई पृथ्वी के चक्कर काटने लगा। ग्रेविटी की वजह से यह मलबा एकजुट हो गया। इसके नतीजे में बना हमारा चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में एक रहस्यमय बात यह है कि कुछ हिस्से ज्यादा सघन हैं और क्रस्ट वाला हिस्सा कम सघन। मार्च सन 2012 नासा का स्पेसक्राफ्ट ग्रेल चंद्रमा की पैमाइश कर रहा था और इसकी सतह, अंदरूनी ढांचे और ग्रेविटी की जांच पड़ताल कर रहा था। हम चंद्रमा की ग्रेविटी फील्ड को नाप रहे थे, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसका निर्माण इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो इस समस्या को सुलझाने का एक रास्ता यह नजर आया कि हो सकता है 2 चंद्रमा रहे हों। इस टक्कर के बाद जो ढेर सा मलबा बचा हो सकता है उस मलबे से एक नहीं बल्कि 2 चीजें बनी हो और फिर आपस में टकरा कर एक हो गई हो। तो चंद्रमा एक नहीं बल्कि 2 ऐसे चंद्रमा हैं जो आपस में टकराए और उनसे वह चंद्रमा बना जिसे हम आज जानते हैं। हमारा चंद्रमा हमारे ग्रह के इतिहास में सबसे विशालकारी घटना के मलबे से बना। तबाही से ही नई रचना हुई, क्योंकि इस कॉस्मिक मलबे के ढेर के बिना पृथ्वी पर जीवन कभी पनप न पाता। चंद्रमा की ग्रेविटी नवजात पृथ्वी के महासागरों को खींचने लगी, जिससे जमीन के पोषक तत्व पानी पर फैले और इसने पृथ्वी की परिक्रमा को 6 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे प्रतिदिन कर दिया। इस शांत और उपजाऊ वातावरण में टक्कर के 1 अरब साल के बाद जीवन की शुरुआत हुई। अगर काफी समय पहले ग्रहों में टक्कर ना हुई होती तो आज चंद्रमा होता ही नहीं। तो बेशक ये हादसा भले ही बेहद तबाह करने वाला क्यों न रहा हो, लेकिन उसने पृथ्वी पर जीवन को पनपने में शायद मदद की और उसके बाद कुछ 1 अरब साल के दौरान हमें भी विकसित होने में सहायता की होगी। लेकिन अतीत में जो चीज अच्छी साबित हुई वो आज बर्बादी ला सकती है। आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ग्रहों की टक्कर आज हो, उससे तो हमारा पूरा ग्रह ही खत्म हो जाएगा। आप परमाणु हथियारों से भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। ये तो अरबों परमाणु हथियारों के बराबर होगा। ये धमाका पृथ्वी की कई किलोमीटर की मोटी परतों को पिघलाने के लिए काफी है। इससे पृथ्वी पर तमाम जीवन का सफाया हो जाएगा और ये इस ग्रह की फिर से शुरुआत करने जैसा होगा। तो क्या ये बुरा सपना एक हकीकत बन सकता है? इस समय पृथ्वी से सबसे करीब मौजूद भटकते ग्रह भी खरबों किलोमीटर की दूरी पर हैं और हमारे पड़ोसी ग्रह शांत होकर अपनी स्थिर कक्षाओं में बैठ गए हैं। अभी हाल फिलहाल तो ग्रहों की टक्कर होने वाली नहीं है, लेकिन ग्रहों की ग्रेविटी एक दूसरे के साथ छिड़खानी करके उनकी कक्षाओं को बदलती रहती है। तो अगर आप समय की घड़ी को अरबों साल आगे ले जाएं, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि ग्रहों की टक्कर एक बार फिर से हो सकती है। लेकिन फिलहाल बहुत लंबे समय तक इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। 4 अरब साल पहले एक जबरदस्त टक्कर की वजह से पृथ्वी पर जीवन मुमकिन हो पाया और 2 अरब साल बाद
ये जीवन खुद ही खुद को तबाह करने पर आमादा है। हमारा नीला ग्रह एक उग्र ब्रह्मांड में जीवन को कायम रखता और पालता है। 2 अरब 40 करोड़ साल पहले एक सेल वाले सीधे साधे जीव पोषक तत्वों से भरे समुद्रों में घूम रहे थे, लेकिन अब उनकी दुनिया तबाह होने वाली थी। अगर कई प्रजातियों के खात्मे की बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं। एक खतरा बाहरी स्पेस से होता है, जबकि दूसरा खतरा हमारी पृथ्वी ग्रह पर ही मौजूद है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है, लेकिन ये कक्षा अस्थिर है। ये हजारों लाखों वर्षों के दौरान बदल जाती है। इससे ये स्पेस में और आगे की तरफ बढ़ जाता है और अपनी धुरी पर इसकी रफ्तार बदल जाती है। सूर्य से दूर होने पर पृथ्वी ठंडी होने लगती है। 2 अरब 40 करोड़ साल पहले किसी चीज ने प्राकृतिक तौर पर ठंडे होने की इस प्रक्रिया को पूरी धरती की आपदा में बदल दिया। यह ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक चीजों में से एक थी, जीवन। महासागरों में छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हुई। तब ऑक्सीजन नहीं थी और इनमें से ज्यादातर जीवों को यही माहौल पसंद था। इसके बाद एक नए किस्म के बैक्टीरिया पैदा हुए। इनका नाम था सायानोबैक्टीरिया, और इन जीवों ने गैस से जुड़ी एक गंभीर समस्या पैदा कर दी। अरबों साल पहले की पृथ्वी की कल्पना कीजिए। तब ऑक्सीजन नहीं थी, फिर भी हर कोई संतुष्ट था। लेकिन फिर साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन बनाने की शुरुआत की। ये एक विषैला प्रदूषित तत्व था। अगर उस वक्त कोई कानूनी एजेंसी होती तो वो इन्हें अवैध करार देती, लेकिन फिर इन्होंने पूरी दुनिया को ही प्रदूषित कर दिया। इन्होंने वाकई पर्यावरण के सिलसिले में एक पूरे ग्रह के लिए संकट पैदा कर दिया। ऑक्सीजन से जुड़े इस संकट ने ग्रीन हाउस के प्रभाव को गड़बड़ा दिया, जो इस ग्रह को गर्म रखता है। ऐसे में पूरी दुनिया का तापमान गिरने लगा। इसके लिए जिम्मेदार थी बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी जीवन ने हमारे ग्रह को बर्बाद किया। उसने ऑक्सीजन पैदा की और ऑक्सीजन ने मीथेन के ग्रीन हाउस प्रभाव को बर्बाद किया और यह पूरी पृथ्वी जम गई। 2 अरब 40 करोड़ साल पहले बर्फ ध्रुवों से आगे की तरफ फैलने लगी। सूरज की धूप इस ग्रह को गर्म करने के बजाय बर्फ पर से रिफ्लेक्ट होने लगी। तापमान के गिरने से और बर्फ बनी, इससे और ज्यादा धूप स्पेस की तरफ रिफ्लेक्ट हुई और फिर सर्दी का ये सिलसिला आगे बढ़ता ही गया। बर्फ अपने पैर फैलाती रही, तापमान गिरता रहा, नीला ग्रह सफेद हो गया, पृथ्वी बर्फ का गोला बन गई। कमाल की बात यह है कि इसके बाद के अरबों वर्षों में ऐसा एक बार नहीं, कम से कम 3 बार हुआ होगा, और इस दौरान पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद तमाम बाधाएं होने पर भी कुछ मुट्ठी भर प्रजातियों का वजूद कायम रहा। इसका श्रेय जाता है ज्वालामुखियों को। बेशक पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन ज्वालामुखी फिर भी इनमें से अपना मुंह बाहर निकाल रहे होंगे। पानी के स्रोत जरूर मौजूद रहे होंगे और इसी तरह जीवन ठंड के इस दौर में भी कायम रहा होगा। हम जानते हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि आज ऐसे जीव हैं जो पृथ्वी के सबसे बेरहम पर्यावासों में जिंदा रह लेते हैं, जैसे कि बर्फीली गुफाएं और ग्लेशियर। उन्हें बस चट्टानें, पानी और थोड़ी सी धूप चाहिए। मेरे ख्याल से बेशक पृथ्वी बर्फ की गेंद बन चुकी थी, लेकिन बर्फ से ढके होने के बावजूद कुछ ऐसी जगह थी जहां पर बर्फ इतनी पतली थी कि रोशनी उसके अंदर पहुंच पाती थी, और ऐसी जगहों पर बर्फ के नीचे यह जीव बड़े आराम से पनप रहे थे। और इस पूरे दौर में वो ज्वालामुखी कार्बन डाइऑक्साइड उगलते रहे जिन्होंने जीवन को कायम रखने में मदद की थी। ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने से वायुमंडल गर्म होने लगा और फिर 64 करोड़ों साल पहले बर्फ की गेंद जैसी लगने वाली पृथ्वी का ये दौर खत्म हो गया और जिंदा बचे जीवों ने एक नई दुनिया में कदम रखा।
जब पृथ्वी का बर्फ की गेंद की तरह दिखने वाला दौर खत्म हुआ तो हालात दिलचस्प हो गए। जीवन के लिए बहुत सारे अवसर पैदा हो गए। पानी बहने लगा, बर्फ पिघलने लगी, जो ऑर्गेनिक सामग्री सड़ नहीं रही थी वो जमा होने लगी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस दौर में ढेर सारा विकास होने लगा। इस बीच सायानोबैक्टीरिया और भी ज्यादा ऑक्सीजन बनाने लगे। अब दूसरे जीवों को इसमें सांस लेना सीखना था या दम तोड़ना था। कई जीवों ने यह तय किया कि ये जहर उपयोगी हो सकता है। यह ऊर्जा से भरा था और इससे उन्हें ऊर्जा का एक स्रोत मिला जो इतना ताकतवर था उसके जरिए बड़ी बड़ी पेचीदा संरचनाएं बनाई जा सकती थीं। पफ एनिमल्स। बर्फ के गोले जैसी दिखने वाली पृथ्वी पर्यावरण के नजरिए से बर्बाद थी और विकास प्रक्रिया के हिसाब से कामयाब। अब यहाँ पेचीदा जीव पनपने लगे। लेकिन इनमें से ज्यादातर जीव इसके आगे कभी पनपने वाले नहीं थे। किसी चीज ने इनकी रफ्तार को थाम दिया। यह था ब्रह्मांड में मौजूद सबसे ताकतवर हथियार और इसने पलक झपकते ही हमला कर दिया। उग्र ब्रह्मांड में तमाम बाधाओं के बावजूद जिंदगी कायम रहती है। लेकिन जरा सोचिए, ब्रह्मांड किसी भी पल गुप्त हथियार चला सकता है और गहरे अंतरिक्ष से आने वाली डेथ रेस से पृथ्वी पर तमाम जीवन को खत्म कर सकता है। और 1960 के दशक तक किसी को भी इस रे के वजूद के बारे में मालूम नहीं था। सन 1967 का यह शीत युद्ध का चरम दौर था। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही एक दूसरे को हराने पर उतारू थे और उनके परमाणु हथियारों का ढेर और परीक्षण बढ़ता जा रहा था। अमेरिका को चिंता थी कि सोवियत संघ अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों का परीक्षण कर सकता है, तो उसने अंतरिक्ष में कई सैटेलाइट भेज दिए ताकि परमाणु परीक्षणों से निकलने वाली गामा रेस की चमक पर नजर रखी जा सके। 2 जुलाई सन 1967 उपग्रहों ने गामा रे की एक चमक का पता लगाया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सबसे दमदार और विध्वंसक रूप था। पेंटागन में फौरन ही घबराहट फैल गई। अमेरिका को लगा कि रूस बाहरी अंतरिक्ष में बेहद ही विशाल हाइड्रोजन बमों का परीक्षण कर रहा है और उसे पता ही नहीं चला। लेकिन ये बम नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा जानलेवा चीज थी। लेकिन फिर उन्हें समझ आया, हे ईश्वर, ये चमक तो मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर से आ रही है। ये शायद अरबों प्रकाश वर्ष दूर से आ रही है। तो इस तरह से बिग बैंग के बाद दूसरे ऊर्जा के स्रोत का पता चल गया। जब पहले गामा रे बस्टर्स का पता चला तो लोगों को लगा कि शायद नजदीक होना चाहिए, क्योंकि आसमान में नजर आने वाली सबसे चमकदार चीज है। आज हमें पता है कि गामा रे बस न केवल दूर है बल्कि वह हमारी गैलेक्सी में भी नहीं है, वह तो ब्रह्मांड के बाहरी किनारे के नजदीक है। यह हमें नजर आने वाली सबसे दूर की चीजें हैं। जुलाई सन 2008 में नासा ने फर्मी स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। इसका लक्ष्य था इन विशाल धमाकों के स्रोत का पता लगाना। फर्मी ने न सिर्फ ब्रह्मांड के प्रति हमारी आंखें खोली बल्कि हमें एक ऐसा अलग नजारा दिया कि हम वहाँ की गतिविधियों को गहराई से समझ पाएं। अगर आपकी आंखें गामा रे को देख सकें तो आसमान के पूरे बीच वाले हिस्से में गैलेक्सी बहुत ज्यादा चमकदार दिखेगी। आपकी नजर में मुख्य रूप से होंगे बहुत सघन सक्रिय सितारे और बेहद विशाल ब्लैक होल। और ब्लैक होल्स शायद गामा रे बर्स्ट के रहस्य का खुलासा कर सकते हैं। जब कोई बहुत बड़ा तारा दम तोड़ता है जिसका आकार हमारे अपने सूर्य से कम 25 गुना बड़ा होता है, तो इसके मरने से एक ब्लैक होल बनता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल ब्रह्मांड में मौजूद ऐसी गिनी चुनी विशाल और ताकतवर चीजों में से एक है जो गामा रे बर्स्ट पैदा कर सकती हैं। गामा रे बर्स्ट ब्लैक होल के शुरू होने का प्रतीक है। जब कोई विशाल तारा फटकर सुपरनोवा बनता है तो उसके कोर के खत्म होने से एक ब्लैक होल बन जाता है। इसके मटेरियल के बिखराव से एक बड़ी सी डिस्क बनती है जो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इसके ब्लैक होल में गिरते वक्त एक जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाता है। सितारे के घूमते अवशेष ब्लैक होल की तरफ बढ़ने लगते हैं। इनकी रफ्तार प्रकाश की गति जितनी हो जाती है और तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस।
जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण ऐसा कुछ मैटर बाहर की तरफ गिरता है। ये ब्लैक होल के विशाल मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ऊपर नीचे उछलता है। ये मैटर शुरुआती विस्फोटों से निकले मलबे से टकराता है। तेज रफ्तार वाली इन टक्करों से जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती है और यही होती है गामा रे बर्स्ट। गामा रे बर्स्ट बहुत दिलचस्प चीज है। आप पूरे ब्रह्मांड में इनका अध्ययन कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत चमकदार हैं। लेकिन अगर आप इन्हें पृथ्वी के करीब ले आए, जैसे कि पृथ्वी से 6000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, तो ये बहुत ज्यादा विनाशकारी हो जाती है। ये बीम इतनी बड़ी होती है कि अगर कोई गामा रे बर्स्ट पृथ्वी के करीब वजूद में आती है तो पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते ये इतनी चौड़ी हो जाएगी कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम को ही निगल लेगी। अगर आप पृथ्वी पर खड़े हों और ऊपर की तरफ देखें तो आपको चमकदार रोशनी दिखेगी, और इससे पहले कि आप पूछें कि ये क्या है, आपका वजूद खत्म। अंतरिक्ष से गुजरने वाली इस बीम में इतनी ताकतवर एनर्जी होती है कि ये उतनी दूरी से भी पृथ्वी पर बहुत आसानी से आग लगा देगी। ये पृथ्वी के वायुमंडल को खत्म कर देगी, महासागर उबलने लगेंगे, इससे चट्टानें भी पिघल जाएंगी। इसे तो महाविनाश से भी बड़ा महाविनाश कह सकते हैं। ये हालात सबसे खराब होंगे, लेकिन अगर गामा रे बर्स्ट और भी दूरी से पृथ्वी पर टकराती है तो क्या हम बच जाएंगे? लोग पूछते हैं क्या होगा अगर कोई गामा रे बर्स्ट 6000 प्रकाश वर्ष की दूरी तक के दायरे से पृथ्वी से टकराती है। असल में ये सही सवाल नहीं है। पृथ्वी के इतने नजदीक गामा रे बर्स्ट हो चुके हैं और ऐसे बर्स्ट्स की वजह से पृथ्वी पर कई जीवों का विलोपन भी शायद हो चुका है। पृथ्वी जब बर्फ के गोले जैसी थी, उसके 20 करोड़ साल बाद महासागरों में पेचीदा जीवन की भरमार थी। लेकिन 44 करोड़ साल पहले ऐसे 85% जीव खत्म हो गए और शायद इनकी जान ली होगी किसी एक विनाशकारी गामा रे बर्स्ट ने। इस धमाके ने महासागर की ऊपरी परतों को भेदकर सतह के नजदीक रहने वाले जीवों की जान ले ली होगी और ज्यादा गहराई पर रहने वाले जीव इस शुरुआती कत्लेआम से बच गए होंगे, लेकिन ज्यादा समय तक के लिए नहीं, क्योंकि इस धमाके से पृथ्वी की ओजोन परत भी तबाह हो गई, जिससे सूर्य का घातक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी तक पहुंचा। एसिड की बारिश की शुरुआत हुई और पूरी दुनिया में तापमान गिर गया। 5 लाख साल से ज्यादा के बाद गामा रे बर्स्ट के दौरान बच जाने वाले जीव उसके बाद के प्रभावों से मारे गए। अगर गामा रे बर्स्ट अतीत में जीवन का सफाया कर चुके हैं तो भविष्य में भी ऐसा हो सकता है, और एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि ऐसा अगला धमाका खतरनाक ढंग से अस्थिर एक सितारे WR104 से हो सकता है। WR104 किसी बुरे सपने जैसा है। ये एक ऐसा तारा है जो एक गामा रे बस्टर बन सकता है और ये हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। हम यकीनन WR104 का निशाना बन सकते हैं। ये एक नहीं बल्कि एक दूसरे का चक्कर काट रहे 2 विशाल तारे हैं। इन तारों के दम तोड़ने से एक विशाल धमाका होगा, जिससे एक ब्लैक होल बनेगा और गामा रेज निकलेंगी। ये तारा करीब 8000 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि हम इसके मारक दायरे के अंदर हैं। तो हो सकता है कि आप किसी दिन अपने घर में कपड़े धो रहे हो और आप तभी आसमान की तरफ देखें और अचानक आसमान से रेडिएशन की बारिश हो रही हो। रेडिएशन की वजह से पृथ्वी की ओजोन परत खत्म हो जाती है। इससे एक जहरीला स्मॉग बनता है और हम सूरज की जानलेवा किरणों का शिकार बनने लगते हैं। तब जिंदगी खत्म होने लगेगी, पौधे झुलस जाएंगे, जो जीव जंतु पौधों पर निर्भर करते हैं वो भी मरने लगेंगे। इंसानी सभ्यता को बचने के लिए जमीन के नीचे जाना होगा। ये सब आपको शायद स्टार वॉर्स में पृथ्वी को तबाह करते डेथ स्टार जैसा लगे, लेकिन फर्क यह है कि डेथ स्टार वाली नौबत नहीं आएगी, गामा रे बर्स्ट वाली आ सकती है। हमारे ग्रह के पास सामूहिक विनाश का एक हथियार है। ये कभी भी फट सकता है और ये हमारे कदमों के नीचे छिपा हुआ है। अगर ये अपना असर दिखाए तो हमारे ग्रह के अंदर मौजूद गर्मी बहुत बड़े स्तर पर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का सफाया कर सकती है।
जिस गामा रे बर्स्ट ने महासागरों में जीवन को तबाह किया होगा, उसके 20 करोड़ साल बाद जिंदा बचे रहने वाले जीव पृथ्वी पर बस चुके हैं। उन्हीं में हैं विशाल काय रेप्टाइल्स, स्कूटोसॉरस और गॉर्गेनोप्सियंस। ये कामयाब, ताकतवर और बदकिस्मत हैं। करीब 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही की शुरुआत हुई। ये था एंड पर्मियन विलोपन। 90% से ज्यादा समुद्री जीव और लगभग 70% जमीनी जीव जंतु हमारे ग्रह से गायब हो गए। इनकी जान लेने वाली चीज थी एक ज्वालामुखीय विस्फोट। दुनिया ने इससे बड़ी और इससे विध्वंसकारी चीज अब तक नहीं देखी थी। 25 करोड़ साल पहले आज जहां साइबेरिया है, वहां पृथ्वी की पपड़ी फट गई। इसके लिए जिम्मेदार था वो गर्म मैग्मा जो हमारे ग्रह के अंदर गहराई से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। पृथ्वी में खुद अपने अंदर कुछ बहुत ही तबाह करने वाली चीजें पैदा हो सकती हैं। इन घटनाओं की अवधि लाखों साल हो सकती है और ये महाद्वीप के स्तर पर होने वाले बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों की शक्ल में होती है। ये बसाल्ट यानी ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं जो हमारे ग्रह के पूरे हिस्सों को बसाल्ट लावा से भर देती हैं। लावा 20 लाख साल तक निकलता रहा। ये लावा इतना था कि पूरा अमेरिका 300 मीटर की ऊंचाई तक से ढक जाए और इसकी वजह से बहुत दूर दूर तक मौतें हुई, पृथ्वी के दूसरे हिस्से में और समुद्रों में गहराई पर। सवाल है क्यों? इसका जवाब पृथ्वी के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी गतिविधियों वाले देश में मौजूद है। यह है आइसलैंड। यहां ऐसा ही मगर छोटा विस्फोट सिर्फ 230 साल पहले हुआ था। जून सन 1783। ऐसी विध्वंसकारी घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हुआ जो आइसलैंड को बर्बाद करके पूरी दुनिया में 10 लाख तक लोगों की जान लेने वाला था। लाकी गांव के नजदीक पृथ्वी की सतह पर 27 किलोमीटर लंबी एक दरार बन गई। आप जमीन पर ये जो सुराख और दरारें देख रहे हैं, इनसे निकलने वाले मैग्मा लावा के फव्वारे आसमान में ऊंचाई तक उड़े होंगे। लाकी में जमीन से कितना लावा निकला होगा, इसका अंदाजा देने के लिए बताता हूँ कि ये करीब 15 घन किलोमीटर ज्वालामुखी मैटर रहा होगा और ये काफी मटेरियल है। और लाकी का आकार ही इसे इतना खास नहीं बनाता। अहमियत इसके अंदर वाली चीज की है कि यहाँ से क्या निकला था, और वो खतरनाक चीज है क्योंकि इस विस्फोट के साथ बहुत सारी सल्फर गैस निकली थी और काफी फ्लोरीन भी, जो जहरीली गैसें हैं। सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल जाती है। इसकी बूंदों से एक विशाल आईना बन जाता है जो सूर्य की गर्मी को पृथ्वी से दूर रिफ्लेक्ट कर देता है। ये बात साफ है कि लाकी जैसे छोटे विस्फोट से भी जलवायु पर काफी बड़े और बहुत नाटकीय असर पड़ सकते हैं। उत्तरी अमेरिका में तब सबसे ठंडी सर्दियां रिकॉर्ड की गई थीं और कहा जाता है कि मिसिसिपी तब जम गई थी। इसकी वजह से जापान में भी जबरदस्त सूखा पड़ा था। तो ऐसी खतरनाक गैसें वायुमंडल में छोड़ने वाले ज्वालामुखियों के प्रभाव पूरी दुनिया के लिए ही बहुत ही ज्यादा जानलेवा हो सकते हैं। अब जरा 25 करोड़ साल पहले साइबेरिया में हुए विस्फोटों की कल्पना कीजिए। ये विस्फोट लाकी से 2 लाख गुना ज्यादा बड़े थे और इनकी अवधि 10 लाख गुना ज्यादा थी। इन विस्फोटों से बहुत सारी गैस निकली। मौसम में चरम बदलाव आए। पहले वायुमंडल ठंडा हुआ, फिर गर्म हुआ। जमीन पर रहने वाले 70% जीव मारे गए। इनमें ताकतवर गोर्गेनोप्सियंस और स्कूटोसॉरस शामिल थे। लेकिन बदतर हालात तो अभी आने बाकी थे। महासागर गर्म हुए तो उनकी ऑक्सीजन घटी और वो निष्क्रिय हो गए। जहरीली एल्गी ने इन पर अपना कब्जा करके इन्हें हाइड्रोजन सल्फाइड से विषैला बना दिया। इससे 96% समुद्री जीव मर गए। फिर महासागरों पर बैंगनी रंग के सल्फा बैक्टीरिया ने नियंत्रण करके पानी को गुलाबी बना दिया। पृथ्वी संपूर्ण विलोपन के इससे ज्यादा नजदीक कभी नहीं आई थी।
लेकिन 20 करोड़ साल के दौरान जिंदा बचने वाले जीव माहौल के मुताबिक ढलकर विकसित हुए और जीव जंतुओं का एक नया समूह उभरा। ये पृथ्वी पर देखे गए अब तक के सबसे बड़े आकार वाले और सबसे कामयाब जीव थे। ये थे डायनासोर, लेकिन इन्हें भी विलोपन का सामना करना पड़ा था। कॉस्मिक हत्यारे ब्रह्मांड में मंडराते हुए पृथ्वी पर से जीवन का नामो निशान मिटाने का खतरा पेश करते रहते हैं। इन्होंने पहले भी हमला किया है और ये दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा इस शो के खत्म होने से पहले भी हो सकता है। 15 फरवरी सन 2013 सुबह के 9:42 साइबेरिया के शहर चेलिबिंस्क में सर्दियों का एक आम ठंडा दिन है। तभी अचानक 14,000 टन वजनी और 20 मीटर व्यास वाला एक उल्का 67,200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वायुमंडल में दाखिल होता है। ये करीब 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में फटता है, जिससे एक ताकतवर ब्लास्ट वेव निकलकर खिड़कियों के शीशे तोड़ देती है। 7,000 इमारतों को नुकसान पहुंचता है और 1,500 लोग घायल होते हैं। अब सोचिए कि अगर ये उल्का पिंड साबुत पृथ्वी से टकराता तो क्या होता। हमने देखा कि रूस के ऊपर क्या हुआ। चेलियाबिंस्क के ऊपर वाली ये चीज पृथ्वी से टकरा सकती थी। अगर ये पृथ्वी से टकराती तो इसकी ताकत शायद 20 हिरोशिमा बमों जितनी होती। अगर आप रूस की इस उल्का के वीडियो देखेंगे जिससे कमाल का सोनिक बूम पैदा हुआ था, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे कोई छोटी चीज कॉस्मोस के हिसाब से इसे छोटी कहा जाएगा, इंसानों के लिए किस तरह नाटकीय प्रभाव पैदा कर सकती है। ऐसी छोटी चीजें पृथ्वी से रोजाना टकराती हैं, इससे बड़ी चीजें हर हफ्ते और हर साल टकराती हैं। चेलिबिंस्क में जिस आकार की उल्का गिरी, वैसी औसतन हर सदी में गिरती रहती है। अगर कोई ऐसी बड़ी चीज फिर टकराती है तो क्या होगा? इसके सुराग मौजूद हैं अतीत में, जब डायनासोरों का विलोपन हुआ। करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले पृथ्वी पर एक आम सुबह थी। अगर तब मैं विशाल डायनासोरों और उड़ने वाले टेराडेक्सिल्स को देख पाती तो बड़ा अच्छा लगता। फिर कुछ ऐसा हुआ जो पृथ्वी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तब अगर आसमान की तरफ देखते तो शुरू में पृथ्वी की तरफ कम चमक वाली एक चीज बढ़ती दिखाई देती, जिसकी चमक और गर्मी बढ़ती ही जाती। माउंट एवरेस्ट के आकार की 10 किलोमीटर चौड़ी चट्टान 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ी चली आ रही है। तबाही की पहली लहर तो इस चीज से टकराने से पहले ही शुरू हो गई होगी। तब पूरे ग्रह पर शॉक वेव, गर्मी और हवाओं का बोलबाला रहा होगा। यह उल्का जहाँ से आ रही थी वो पूरा इलाका ही आग की भेंट चढ़ गया होगा। समुद्र उबल रहे होंगे। ये उल्का समुद्र में वहां गिरी जहां आज मैक्सिको का युकेटन पेनिनसुला है। इसकी टक्कर आज तक के सबसे बड़े परमाणु बम से भी 20 लाख गुना ज्यादा ताकत से हुई और इससे 320 किलोमीटर चौड़ा एक क्रेटर बन गया। एक बेहद गर्म शॉक वेव ध्वनि की रफ्तार से भी दोगुनी गति से निकली। 500 अरब टन गर्म चट्टान स्पेस के छोर की तरफ उछली। इस टक्कर के 2 घंटे बाद 90 मीटर ऊंची सुनामी उस तट से टकराई जहां आज अमेरिका है, और ये नॉर्थ कैरोलिना जितनी दूर तक भी पहुंच गई। अगले कुछ घंटों और दिनों के दौरान मलबे की बारिश हुई, जिससे पूरी दुनिया में आग लग गई। इसके बाद वाले हफ्तों और महीनों में इन आगों से निकलने वाला धुआं वायुमंडल में पहुंचने वाली धूल से जा मिला। वायुमंडल में इतनी ज्यादा चट्टानें और जलती हुई सामग्री पहुंच गई थी कि पृथ्वी की सतह दिखती ही नहीं होगी और सतह से कोई भी सूर्य को नहीं देख पाता होगा, और ये हालत काफी लंबे समय तक कायम रहे होंगे। पुराने दौर में हुए इस महाविनाश से डायनासोरों का खात्मा हो गया, लेकिन इसके बिना हम भी यहाँ न होते। तब डायनासोर के दौर में हमारे पूर्वज शायद ऐसे रोएदार छोटे स्तनपाई जीव थे जिन्हें कोई डायनासोर आराम से खा सकता था।
तो जब डायनासोर खत्म हुए तो इन छोटे रोएदार स्तनपाई जीवों का आकार बढ़ने लगा और इन्होंने डायनासोरों की खाली जगह लेनी शुरू कर दी। तो लगातार चलने वाली इस प्रक्रिया में कुल मिलाकर एक जीव ने दूसरे की जगह ले ली। इसे ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। हमारे नजरिए से विलोपन वाली ये घटना एक अच्छी चीज थी, लेकिन हमारे लिए एक छोटा सा पल था और भविष्य में और भी हादसे होने वाले थे। इनमें से एक हमें तबाह करने वाला था। जिस आकार की उल्का ने डायनासोरों की जान ली, अगले 100 सालों में उसके गिरने की आशंका का अनुपात 5000 में से 1 है और ऐसा कभी भी हो सकता है। इस बात की पूरी संभावना है कि ऐसा अगले 10 मिनट में हो सकता है, लेकिन यह संभावना काफी कम है। अप्रैल 2014 वैज्ञानिकों ने एक डराने वाली घोषणा की। सन 2006 से पृथ्वी के वायुमंडल में 26 उल्काओं का धमाका हो चुका है और ऐसे हर धमाके की ताकत किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट जितनी थी। कुछ की ताकत तो हिरोशिमा के बम से 40 गुना तक ज्यादा दमदार थी। लेकिन इनमें से किसी के भी आने का पता हमें पहले से नहीं चला। लेकिन अगर हमारे पास पृथ्वी से टकराने से पहले किसी उल्का का पता लगाने की टेक्नोलॉजी होती तो क्या हम उसे समय से पहले नष्ट कर पाते? हॉलीवुड के लिए ये एक पसंदीदा विषय होगा कि इसे आसमान में ही टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। ऐसा हकीकत में हो भी सकता है, लेकिन ये तभी होगा अगर उल्का का आकार थोड़ा बड़ा हो। लेकिन किसी परमाणु बम से हालात बदतरीन हो सकते हैं। किसी उल्का को तोड़ने से उसके बड़े रेडियो एक्टिव टुकड़े ज्यादा बड़े इलाके को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन तकनीकें और भी हैं, जैसे कि उल्का पर एक लेजर या सूरज की रोशनी डालना, जिससे एक आर्टिफिशियल कॉमेट्री जेट बनेगा। उससे उल्का की सतह पर मौजूद कुछ पानी और खनिजों के बहाव बन जाने से इसकी दिशा बदल सकती है। एक और शानदार तकनीक है जो काफी दमदार है और हम इसे ग्रेविटी ट्रैक्टर कहते हैं। आप किसी छोटे उल्का के नजदीक किसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के आकार के एक स्पेसक्राफ्ट को पार्क करें और इसके थ्रस्टर्स का इस्तेमाल हम उल्का की सतह से जरा ऊपर मंडराने के लिए करें। फिर दोनों के बीच की ग्रेविटी की वजह से एस्ट्रॉइड को बड़े आहिस्ता से दूसरी दिशा में मोड़ा जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये तकनीक अभी सिर्फ कागजों पर ही है। अगर ये हकीकत बन भी जाती है तो भी इन्हें अंतिम रूप देने में हमें कई महीने या कई साल लगेंगे। भटकते ग्रह, हिमयुग, गामा रे बर्स्ट, ज्वालामुखीय विस्फोट और उल्काओं की टक्करें, हम ब्रह्मांड की तरफ से भेजी गई बदतरीन चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। लेकिन हमारी प्रजाति को फिर भी विलोपन का सामना करना ही पड़ेगा। ये सूर्य के उगने की ही तरह एक यकीनी बात है। हम एक जानलेवा कॉस्मिक युद्ध में जिंदा बचे हैं, लेकिन आखिरकार जीत ब्रह्मांड की ही होगी और हमें सामना करना होगा विलोपन का। हमारे लिए खतरा हमें जीवन देने वाली चीज से ही है और यह है हमारा रचयिता सूर्य। हम एक विशाल परमाणु बम सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ये फटने वाला नहीं है। इसका आकार छोटा होता है, लेकिन सूर्य के साथ होता यह है कि हर दिन इसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। सूर्य के जन्म के समय से ही इसके कोर में हाइड्रोजन और हीलियम का मिलन होता रहा है। हीलियम के जमा होने से इसका कोर और सघन होता जाता है। हर सेकंड इसके कोर में 15 करोड़ टन हीलियम के जमा होते जाने से गर्मी बढ़ती जाती है। इस समय सूर्य के कोर का अंदरूनी तापमान 2 करोड़ 70 लाख डिग्री है और यह लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर किसी गैस को गर्म करे तो क्या होगा? ये फैलती है और सूर्य के साथ भी ऐसा ही होगा। सूर्य का आकार बढ़ेगा तो इसकी चमक पहले से ज्यादा लगेगी। 2 अरब साल में सूर्य की चमक लगभग 15% बढ़ेगी और अगर पृथ्वी तब तक अपनी मौजूदा कक्षा में बनी रही तो फिर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होने लगेगा। समंदर भाप बन के उड़ेंगे और पृथ्वी की सतह का तापमान 1000 डिग्री तक हो जाएगा। तो अगर हमने 2 अरब साल में कुछ ना किया
तो हम राख बन जाएंगे। अगर हम तब तक पृथ्वी पर हुए तो खत्म हो चुके होंगे। हो सकता है किसी और ज्यादा सख्त जान प्रजाति को ढलने और जिंदा रहने का कोई तरीका मिल जाए, लेकिन समय उनके पास भी कम होगा। इससे पूरा आसमान भर जाएगा, क्षितिज के एक कोने से दूसरे कोने तक आसमान में आग लग जाएगी। अब से 5 अरब साल बाद सूर्य की हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और यह अपने जीवन के अंतिम चरण में दाखिल हो जाएगा और इसका आकार 100 गुना बढ़ जाएगा। अब हमारा सूर्य किसी नाराज लाल विशाल तारे जैसा दिखेगा। लाल विशाल तारे इतने बड़े होते हैं कि वह अपने ही ग्रहों को निगल जाते हैं। हमारे सामने ऐसी मिसालें हैं जो सोलर सिस्टम में मौजूद जुपिटर की कक्षा तक पहुंच जाते हैं। सूर्य इतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन शायद मंगल तक पहुंच ही जाए। आखिरकार सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा कि पृथ्वी सूर्य के अंदर ही पहुंच जाएगी और तब ये रहने लायक जगह नहीं रह जाएगी। इस विशाल लाल सितारे का फूला हुआ शरीर पृथ्वी को जज्ब कर लेता है। हमारा ग्रह भाप बनकर उड़ता रहता है और फिर ये एक दम तोड़ते तारे के अंदर गैस और धूल से ज्यादा कुछ नहीं रहता। सूर्य की मृत्यु सामूहिक विलोपन से जुड़ी चरम घटना होगी। इस बात की 100% गुंजाइश है कि ऐसा होगा। ये यकीनन हमारे ग्रह और इस पर बची खुची जिंदगी को खत्म कर देगा। लेकिन जरूरी नहीं कि जीवन सोलर सिस्टम में सिर्फ पृथ्वी पर ही हो। सूर्य की चमक बढ़ने से इंसान शायद ज्यादा दूरी पर बसने लगेगा। फिलहाल ये पृथ्वी पर है, फिर ये मंगल पर जाएगा, उसके बाद जुपिटर पर, फिर उसके चंद्रमाओं पर। जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा की जमी हुई परत के नीचे मौजूद गहरे तरल सागर में पहले से ही परग्रही जीवन पल रहा हो सकता है। बेशक जुपिटर पर ज्यादा गर्मी तो होगी, पर इतनी ज्यादा भी नहीं कि हर चीज बर्बाद हो जाए। तो सूरज की गैर मौजूदगी में भी अगर यूरोपा पर जीवन हुआ तो वो इन हालातों को झेल लेगा। तो क्या हमारी प्रजाति का वजूद कायम रहेगा? क्या हम अपने ग्रह के खत्म हो जाने के बावजूद जिंदा बचेंगे? ब्रह्मांड किसी इकोसिस्टम जैसा है। जीवित जीव सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नियम के आधार पर ही जिंदा रहेंगे। इस ब्रह्मांड में आप फिट हैं या नहीं, ये बात इस चीज से तय होती है कि क्या आप अपना ग्रह छोड़कर दूसरे ग्रहों पर बच सकते हैं। तो सिर्फ वही प्रजातियां हमेशा जिंदा रह सकेंगी जो अपने ग्रहों को छोड़ने की स्थिति में होंगी। हम ब्रह्मांड को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने भाग्य को तो शायद नियंत्रित कर सकते हैं। लंबी अवधि में शायद पृथ्वी रहने योग्य नहीं रहेगी। ब्रह्मांड के कामकाज का यही तरीका है। ये हमारे लिए नहीं बना था, इसे हमारे अस्तित्व की कोई चिंता नहीं है और हम जब यहाँ से जाएंगे तो भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये परवाह तो सिर्फ हमें ही करनी होगी और शायद हम इस सिलसिले में कुछ कर भी सकें। उस नजरिए से हमारे लिए थोड़ी गुंजाइश है। हमारा सबसे बड़ा खजाना है हमारी अक्लमंदी। ये 4 अरब साल के विलोपन और विकास की प्रक्रिया का सार है और शायद ये बात हमें कुछ ऐसा करने का मौका दे जो हमसे पहले कोई और प्रजाति नहीं कर पाई है, यानी रचना और विनाश के चक्र को तोड़कर जिंदा बने रहना। आप और हम आज जो भी हैं ब्रह्मांड के कामकाज के तरीके का परिणाम है। ब्रह्मांड उग्र है, यह गतिशील है, लगातार हमें बदलते रहने को मजबूर करता है। इसके नतीजे में हम बेहद विकसित और दिलचस्प जीवन बन गए हैं। हम उस उथल पुथल का सीधा नतीजा हैं जिससे हम बने हैं।